नमस्कार दोस्तों। दूसरा विश्व युद्ध इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो हमें इंसान की मानसिक शक्ति और अटलता के बहुत सारे बेहतरीन उदाहरण प्रदान करता है। ऐसी ही एक कहानी है स्टैलेग लुफ्ट 3 की, जहां नाजीज द्वारा युद्ध में कैदी बनाए गए वायु सेना के सैनिकों की, जिन्होंने जेल से भागने की योजना बनाई। ये कहानी रची थी 220 सैनिकों के साथ। जी हाँ, 220। इतने सारे कैदी इतिहास में पहले कभी नहीं भागे थे और ना ही अब तक ऐसा कुछ हुआ है। आज हम जानेंगे कि कैसी रची गई थी ये योजना और कैसे अंजाम दिया गया था इस सोच को। दूसरा विश्व युद्ध इस समय चरम पर था और नाजी जर्मनी ने बहुत सारे वायुसेना के पायलट को कैद कर लिया था। उन्होंने इन कैदियों को विभिन्न हाई सिक्योरिटी जेल में रखा, जिन्हें जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार स्थापित किया गया था। ऐसा ही एक जेल था स्टैलाग लुफ्ट 3, जो कि पोलैंड के जागन नाम के गांव के पास एक जंगली इलाके में था। यह एक अत्यधिक सुरक्षित जेल था। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या सुरक्षा के पहलू थे जिसकी वजह से यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। सबसे पहले तो दोस्तों, यह जेल रेतीली मिट्टी के ऊपर बनी थी, जहां पर सुरंग खोदना बहुत ही मुश्किल था। यह जेल आजकल के जमाने में पोलैंड में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पर यह जेल यूरोप में नाजी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में बहुत अंदर की तरफ था। अगर आप जेल से भाग भी जाते तो फिर कहाँ जाएंगे? आपके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ नाजीज का राज था। यदि हम जेल ब्लॉक को देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता था। जेल में कैदियों के रहने के लिए 15 बैरक थे। बैरकों के बीच में बहुत खुली जगह थी, जिसके कारण अगर कैदी एक बैरक से दूसरे की तरफ जाते तो दिखाई पड़ जाते। जेल के कैंप के चारों तरफ भी काफी खुली जगह थी और इनके बाद ही जंगल शुरू होता था। पूरे कैंप के चारों ओर कई गार्ड टावर्स भी थे और इनके पास सर्च लाइट्स भी थीं। इनके अलावा चारों तरफ सिस्मिक सेंसर्स थे, जो कि जमीन के अंदर गड़े हुए थे। ये सेंसर्स सुरंग बनाने की गतिविधि को पता लगा सकते थे। हर बैरक जमीन से कुछ फीट ऊपर उठे हुए थे। इसका कारण ये था कि कोई भी गार्ड झुककर भी देख सकता था कि कहां पर सुरंग खोदी जा रही है। हर बैरक में केवल एक छोटा सा कोना था, जहां एक हीटर जमीन से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे एक सुरक्षित जेल से भागने के कारनामे को अंजाम देना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी और एक पूरी टीम की जरूरत थी। और वो टीम थी द एस्केप कमेटी, जिसे कि रॉजर बुशेल नाम के एक पायलट ने बनाया। ये कैंप के अंदर बिग एक्स के नाम से जाने जाते थे। बुशेल का विमान जंग के दौरान जर्मनी के क्षेत्र में क्रैश लैंड किया और बुशेल नाजी के कब्जे में आ गए और उन्हें इस जेल में कैदी बना दिया गया। बुशेल ने जेल में आने के बाद ही मार्च 1943 के आसपास वहां से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और एक टीम बनाई, जिनके अलग अलग जिम्मेदारियां थी। पहले थे कैंप इंटेलिजेंस ऑफिसर और उनके अंदर 4 टीमें थी। पहले टीम का काम था कंपस बनाना और इकट्ठा करना। कंपस भागने वाले कैदियों को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की दिशा प्रदान करती है। फिर थी एक फोर्जरी की टीम। भागे हुए कैदियों को नाजी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के कागजात और पहचान दस्तावेजों की जरूरत थी। इस टीम का काम था ऐसे पहचान पत्र बनाना। इस टीम के अंदर अलग अलग विभाग थे, जो कैदियों की तस्वीरें इकट्ठा करते थे, या फिर कागजात विभाग, जो विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करता था। हर दस्तावेज में किसी न किसी तरह की मुहर भी लगती थी, जो कि उस दस्तावेज की प्रमाणता को दर्शाता था। और ऐसे मुहर तैयार करने के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट थी। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ये दस्तावेज और मुहर कैसे बनाए गए। उसके बाद एक टीम थी जो नक्शे बनाने के लिए जिम्मेदार थी। ये गूगल का समय नहीं था दोस्तों। उसके बाद एक टीम थी एस्केप इंटेलिजेंस की, और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां थी कि वे आसपास के रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बंदरगाह और ऐसे स्थानों में आने वाले सभी यात्री परिवहन का पता लगाएं। उसके बाद बिगेक्स आते हैं और उनके नीचे 3 टीमें थीं। पहली टीम थी सुरंग कमेटी। ये सुरंग को खोदने की इंजीनियरिंग और निकलने वाली मिट्टी को दुश्मन की नजर से बचाकर निपटाने के लिए जिम्मेदार थी। यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 230 टन मिट्टी सुरंग खोदने की वजह से निकाली जानी थी। उन्होंने मिट्टी को कैसे निपटाया, ये हम आगे देखेंगे। फिर थी एक सप्लाईज की टीम, जिनकी जिम्मेदारी थी कारपेंट्री की, टूल्स की और कपड़ों की। यहाँ पर कपड़ों की टीम की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि ये सारे कैदी जेल में थे और जेल के कपड़ों में थे। अगर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते तो आम लोगों के बीच में घुल मिल जाने के लिए उन्हें आम लोगों के कपड़ों की जरूरत थी, और ये कपड़े जेल में मौजूद नहीं थे। उसके बाद एक सिक्योरिटी की थीम थी, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि कैंप के गार्ड्स को सुरंग बनने की भनक भी ना लगे।
ऐसा भी अक्सर होता था कि दुश्मन अपने ही आदमियों को जासूस बनाकर कैदियों के बीच में छोड़ देते थे, ताकि वो ये जान सकें कि कोई भागने की तरकीब रची तो नहीं जा रही है। ऐसी चीजों से बचने के लिए भी एक टीम थी। एस्केप कमेटी ने ये डिसाइड किया कि वो एक नहीं, एक साथ तीन तीन सुरंगें बनाएंगे, और इन्होंने सुरंगों के नाम दिए टॉम, डिक और हैरी। और ये सुरंगें कैंप में अलग अलग इलाके में मौजूद थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह सुरंग की खुदाई के दौरान सुरक्षा होती थी। सबसे पहले तो हर बैरक में एक बंदा बाहर की ओर नजर रखता था, और अगर उन्हें कोई गार्ड आता हुआ नजर आता तो वो इशारा करके सुरंग वाले बैरक को चेतावनी दे देते थे। सुरंग जिस बैरक में खुद रही थी, उसके आसपास सभी बैरकों में एक बंदा ऐसे रहता था, और वो इस तरह से चारों तरफ की निगरानी रखते थे। इसके अलावा सुरंग की खुदाई जब होती थी दोस्तों, तो उस टाइम पर बैरक के कैदी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते थे। इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आवाज खुदाई की आवाज को दबा देती थी। तो अब दोस्तों सुरंग की खुदाई जारी थी, लेकिन जो मिट्टी निकली उसका क्या? इसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ निकाला गया। खोदी हुई मिट्टी को सॉक्स यानी कि जुराबों में भर दिया जाता था और अपने कपड़ों के अंदर रख देते थे, और फिर बाहर खुले में जाकर वो एक क्लिप को रिलीज करते थे, और इस तरह से खोदी हुई मिट्टी खुले जमीन की मिट्टी से मिल जाती थी। तो दोस्तों अब सुरंग की खुदाई भी हो रही थी और मिट्टी को भी प्रिजन ब्लॉक के आसपास निपटाया जा रहा था। फिर एक दिक्कत आई कि भाई जमीन के अंदर सांस कैसे ली जाए, क्योंकि सुरंग जमीन से कई फीट नीचे थी। इस वजह से सांस ले पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए भी एक जुगाड़ किया गया। कैदियों को रेड क्रॉस की तरफ से राशन मिलता था, और उसमें से एक राशन था क्लिम मिल्क पाउडर। क्लिम सारे मिल्क पाउडर कैंस को मिलाकर एक पाइप की तरह बनाया गया, और इन पाइप को एक जुगाड़ के कपड़े से बने हैंड पंप से कनेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद एक आदमी हर टाइम पंप चलाता था, और पूरे सुरंग में हवा क्लिम कैम्प के पाइप से जरिए पहुंचाई जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर सुरंग की खुदाई भी हो रही थी, हवा भी पहुंचाई जा रही थी, और खोदी हुई मिट्टी का भी बंदोबस्त हो गया था। लेकिन फिर एक दिक्कत आई सुरंग के टूट कर गिरने की। अगर आप जमीन के भीतर एक सुरंग बनाते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता रहता है, और ये खतरा बना रहता है कि जमीन धंस कर आपके सुरंग को बंद ना कर दे। इसके इलाज के लिए पूरे सुरंग को लकड़ी से सपोर्ट किया गया, कुछ इस तरह से जैसे इस फोटो में दिखाई गई है। लेकिन ये लकड़ियां कहां से आई? ये लकड़ियां कैदियों के लिए बनाए गए बंक बेड के बीच वाले हिस्से को तोड़कर इकट्ठा की गई थी। दोस्तों ये दृश्य सुरंग हैरी को दर्शाता है। सबसे पहले ये जगह आती है जहां पर स्टव था, और स्टव के नीचे सुरंग की शुरुआत होती थी, और फिर ये नीचे जाकर एक छोटा सा हिस्सा बनता था जहां पर कुछ आदमी बैठकर मिट्टी वगैरह इकट्ठा करते थे, और एक आदमी पंप चलाता रहता था। ये वही हवा की पंप थी जिसके बारे में हमने पहले देखा। जैसे जैसे सुरंग की खुदाई बढ़ती गई, सुरंग के अंदर पटरियां भी लगाई गई थी जो कि लकड़ियों से बनी थी। सुरंग की खुदाई पूरे कैंप के बीच में से निकलकर कैंप के बाहर खत्म होती थी, क्योंकि कैंप के चारों तरफ सेस्मिक डिटेक्टर्स लगे हुए थे। ये जरूरी हो गया था कि सुरंग काफी गहरी हो, ताकि जो भी खुदाई हो रही थी सुरंग बनाने के लिए, इसका अनुमान सेस्मिक डिटेक्टर्स ना लगा पाए। तो दोस्तों अब सब कुछ हो गया था, सुरंग भी तैयार होने वाली थी, लेकिन एक सवाल था कि अगर कैदी बचकर बाहर भाग जाए तो वहां पर आम जनता के बीच में कैसे घुल मिल सकते हैं? नाजी जर्मनी में बहुत सारे चेकिंग पॉइंट होते थे, और आपके पास अगर सही कागजात और आइडेंटिटी कार्ड ना हो तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक टीम थी जिनका काम था कैदियों के लिए कागजात और आईडी कार्ड बनाना। इस टीम ने अपना नाम डीन एंड डॉसन ट्रैवल एजेंसी रखा था। डीन एंड डॉसन उस जमाने की एक बहुत ही फेमस ट्रैवल एजेंसी थी जो कि लंदन की थी। इस टीम ने उन गार्ड्स को पहचाना जो कि सिगरेट या कॉफी या फिर कुछ अन्य राशन के लिए बातों बातें में कुछ ना कुछ या तो फिर उगल देते थे या फिर मदद कर देते थे। इन्हीं गार्ड्स के बदौलत कैदियों को आसपास के रेलवे स्टेशन में आने वाली ट्रेन वगैरह के बारे में खबर मिली, और पता चला कि कैसे कागजातों की जरूरत होती है, और फिर इस टीम ने इन कागजातों को अपने हाथों से बनाया। उनके हाथ से लिखा जाने वाला पेपर एक टाइपराइटर में टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट जैसा लगता था। पेपर में कॉफी डालकर वो कागज का रंग बदल देते थे, और वो इन डॉक्यूमेंट्स को एकदम असली डॉक्यूमेंट के रूप में बना देते थे। गार्ड्स को उसला फसला कर इन्होंने काफी सारे मैप्स भी तैयार कर दिए थे, जिससे कि कैदियों को जेल के आसपास के नक्शे के बारे में पता चला। जूते के हील को तोड़कर इन लोगों ने नाजी जर्मनी की मोहर भी बनाई जो कि डॉक्यूमेंट्स में लगे। अगर आप इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखें
तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये असली है कि नकली। फिर एक टेलरिंग की टीम थी जिन्होंने कैदियों के दिए हुए रजाई को काट कर उस पर बूट पॉलिश वगैरह करके रंग बदला और उन्हें सिया और आम आदमी जैसे कपड़े बनाए। ये कपड़े पहनकर ये लोग जेल के भागे हुए कैदी नहीं बल्कि आम आदमी जैसे लगे। अब देखते हैं दोस्तों कि अंत में क्या हुआ। 24 मार्च 1944 का दिन भागने के लिए चुना गया था। इस दिन को अमावस्या की रात भी थी। जिन लगभग 200 कैदियों का चयन हुआ था भागने के लिए, ये उनकी काबिलियत पर हुआ था। जो लोग लोकल भाषा बोल सकते थे उन्हें सबसे पहले मौका मिला भाग निकलने का। और फिर रात को 10 बजे एक करके कैदियों ने भागना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक गलती दिखी दोस्तों। प्लान के मुताबिक गुफा जंगल के अंदर खत्म होना था, लेकिन अभी गुफा का बाहरी छोर जंगल से 20 फीट पहले ही आ गया था। धीरे धीरे करके 76 कैदी भाग निकलने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद नाजी गार्ड को आवाज आ गई और कैंप में रेड अलर्ट शुरू हो गया। तो क्या हुआ इन 76 कैदियों का जो भाग निकले, उनमें से 23 लोग बहुत ही जल्द पकड़े गए और उन्हें वापस कैंप में भेज दिया गया। 50 लोगों को थोड़े टाइम में पकड़ा गया और हिटलर के आदेश पर उन्हें सरेआम गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। 3 कैदी बचकर भाग निकलने में कामयाब रहे। इनमें से 2 नॉर्वे के पायलट्स थे जो ट्रेन और बोट की सहायता से नॉर्वे पहुंचे, और एक नेदरलैंड्स का पायलट था जो कि फ्रेंच रेजिस्टेंस की मदद से स्पेन में एक ब्रिटेन की एम्बेसी तक पहुंचा और वहां पर शरण लिया। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो सिर्फ 3 कैदी ही बाहर निकल पाए, लेकिन अगर किस्मत इनके साथ होती तो शायद काफी ज्यादा कैदी बच निकल पाते। इन कैदियों ने जेल में रह के जंग काटने के बजाय भाग निकलकर दुश्मन की नाक में दम कर देने का निर्णय लिया। स्टैलिग लुफ्ट्री की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में एक अलग सी छाप छोड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप और भी दूसरे विश्व युद्ध के बारे में वीडियोस देखना चाहेंगे? हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।